मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं यदवेन सर हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वर्दी बैच के तहत हिंदी का पहला चैप्टर जो वर्णमाला है उसकी एक क्लास हो चुकी है। आज ये दूसरी क्लास है, तो पहली क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा हो जा करके पहले उसे देख लेना, फिर दूसरी क्लास देखना, ताकि आपका जो अध्ययन हो एक संपूर्ण अध्ययन हो। तो चलिए सेकेंड क्लास वर्णमाला की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन में है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, और ऑप्शन दिया है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से होता है, जो बालाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं हो, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो उन्हें। अब समझिए व्यंजन होता क्या है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें, जैसे दिया है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, तो जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं स्वर, उन्हें स्वर कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन उन्हें कहते हैं। मतलब व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, बिना स्वर के व्यंजन नहीं बनते हैं। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए व्यंजन कैसे बनेगा। ये जैसे मैंने लिखा का, अब इसमें स्वर की हेल्प कहाँ है? कहोगे सर ये तो व्यंजन है। इसमें स्वर का हेल्प लिया गया, कैसे? वर्ण था ये का में हलंत, और इसमें छुपा हुआ रूप इसमें छुपा है छोटा आ, तो हो गया ना। इसमें छोटा आ ये स्वर है और का में हलंत लगा है, तब ये वर्ण कहलाएगा, और दोनों को मिक्स कर दो तो का बन जाता है। और का क्या है? एक व्यंजन है। तो व्यंजन का निर्माण किसकी सहायता से हुआ? स्वर की सहायता से हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। ओके, चलो सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? जो देवनागरी लिपि है उसके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? क्या उनकी संख्या 33 है या 44 है या 46 है या 52 है? वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कह रहा है देवनागरी लिपि में कितनी है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। समझिएगा इस चीज को, कैसे 52 है। 11 तो पढ़े थे आप, ईश्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। वहीं व्यंजन कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। और अभी तो नहीं हुए ना 52, 11 ये 33 से अभी कितने हुए? 44 ही हुए ना, अभी और होंगे। तो देखिए और कौन कौन से हैं। 2 व्यंजन हैं अयोगवाह, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? कल की कक्षा में हमने आपको बताया था, अंगा और आ, 2 अयोगवाह होते हैं। उसके बाद 2 व्यंजन उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। उच्छिष्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक डा के बाद जो ढा आता है ऐसे लगा होता है, और एक ये। अब चलो देखो कितने हो गए? 44 ये, 44 2 46, और 46 2 48। अभी 4 की कमी और है कि 4 व्यंजन और कौन कौन से हैं। तो 4 व्यंजन और कौन कौन से होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन। जरा देखिए अब कितनी संख्या हो गई। 11 33 44 2 46, 46 में 2 जोड़ेंगे तो 48, और 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 हो गए ना 52। अब ये 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक छ, एक त्रा, एक ज्ञा और एक श्रा।
ठीक है। हिंदी निदेशालय ने 52 की जगह 53 एक अक्षर नया बनाया हुआ है, वो कुछ इस तरीके से बना है ऐसे। अभी इसका कोई उच्चारण नहीं किया गया है, केवल इसकी लिपि दी गई है, ना इसका उच्चारण किया गया है और ना कुछ बताया गया है। वैसे इसको हो सकता है पढ़ा जाए एल ए ला, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। तो अभी अगर प्रश्न आता है तो 52 ही आपको लगाना है। तो 52 में कौन कौन से शामिल है? 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अवयव गवाह और 2 उच्छिष्ट व्यंजन ढा और ढा। इसको ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन को। उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन, 6 त्रिज्ञा और स्रा शामिल है। इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33। व्यंजन कितने हैं? सॉरी, कुल वर्णों की संख्या 52। इसमें व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर कितने हैं? 11। मैंने ये स्वरों के बारे में बताया था कि 10 कब होते हैं, जब बोलने के आधार पर कहा जाए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पर कहा जाए कितने हैं तो 10 होते हैं। लिखने के आधार पर कहा जाए तो 11 होते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो 11 होते हैं। कल की क्लास जरूर देख लेना, उसमें मैं सारी चीजें क्लियर किया हुआ हूँ। अगला क्वेश्चन है, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? या रा लावा, क्या वो ऊष्म व्यंजन है? क्या वो अंतस्थ व्यंजन है? क्या वो स्पर्शी व्यंजन है? क्या वो प्रकंपित व्यंजन है? या रा लावा कौन से व्यंजन है? तो ये चारों आपको पता होंगे, अगर तो ऑप्शन लगा ले जाओगे। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने में मुंह से ऊष्मा निकले। किनको बोलने में मुंह से ऊष्मा निकलती है? ऊष्मा मतलब गर्म हवा। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? एक शाह होता है, एक ये शाह होता है, एक सिंपल सा और एक हा। ये चारों क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वहीं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इतनी बार यूज कर दूंगा कि आपको रट जाएगा, केवल देखते रहना आपको। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये चारों क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। ओके। आगे स्पर्शी व्यंजन कह रहा है। स्पर्शी व्यंजन के लिए आपको याद करना होगा कचट तप, का, च, ट, त और प। तो इस लाइन में का वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? का, खा, गा, घ, अंगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही 5 इसमें भी, ऐसे ही 5 इसमें भी, ऐसे ही 5 इसमें भी, ऐसे ही 5 इसमें भी। तो टोटल कितने हो गए इसमें? अगर पूरे में कहा जाए तो ये कितने हो गए? तो 5 5 5 5 5 यानी कि हो गए 25। और यही कचट तब के ये जो 25 अक्षर हैं, इनको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। याद रहना चाहिए, इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। वहीं यही छोटा सा क्लू और है, क्या है? जो ये चा वर्ग है, पूरा चा, छा, जा, झा, इन्हें क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं स्पर्शी के साथ इन्हीं में एक नाम और जुड़ जाता है। स्पर्शी तो है ही, स्पर्शी के साथ स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि चा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी तो सब हैं, उसमें भी थोड़ा संघर्ष इनको बोलने में लगता है चा वर्ग। तो कैसे? चा, छा, जा, झा, इन्हीं को संघर्ष लग रहा है बोलने में, इसीलिए चा वर्ग के अक्षरों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। कचट तब के जितने भी व्यंजन है सब होंगे ये। अच्छा ठीक। प्रकंपी व्यंजन किसे कहते हैं? जिसको बोलने में कंपन हो। जैसे बोलो रा, तो रा को क्या कहते हैं? इसमें जो रा है, रा को कहते हैं प्रकंपी व्यंजन। ठीक है। रा क्या कहलाता है? प्रकंपी व्यंजन कहलाता है, या लुंठित, सॉरी, प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछा था क्वेश्चन क्या? या, रा, ला, वा किस प्रकार का व्यंजन है? या, रा, ला, वा कौन सा व्यंजन हो गया? अंतस्थ व्यंजन। करेक्ट आंसर बी हो गया। ऐसे ही आपको देखते रहना है और देखते देखते अभी देखिएगा पूरा व्यंजन आपका चैप्टर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है शा, सा, शाहा, कौन सा है? अब बता दो। शा, सा, शाहा क्या कहलाता? ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन? तो चलो देखो, शा, सा, शाहा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। लेकिन अगर बात किया जाए, अगर हम लोग बात करें कि इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कचट तब के सारे।
स्पर्शी सॉरी प्रकंपी व्यंजन की संख्या कितनी होती? एक। कौन सा वर्ड? रा। उसके बाद स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। कचट टप के जितने भी हैं सारे होते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोग क्वेश्चन तुरंत कर ले गए। अगला क्वेश्चन है या और बा ध्वनियों के क्या अंतर है? या और वा ध्वनियों में क्या अंतर है? पहला, यह अंतस्थ व्यंजन है और बा स्पर्शी व्यंजन है। या वा स्पर्शी व्यंजन है। इसमें समझिएगा, कह रहा है या और वा में क्या अंतर है। अगर हम जब लिखे थे वा में आपको बताए थे या, रा, ला और वा, ये चारों क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें दिया गया वा क्या कहलाएगा? अंतस्थ व्यंजन। देखो कहीं पर अंतस्थ शब्द दिया है, यहां पर अंतस्थ शब्द है, यहां पर अंतस्थ शब्द है, यहां पर अंतस्थ शब्द है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, दोनों स्पर्शी हैं। स्पर्शी किन्हें कहते हैं? ये कचट तब के जितने बताए थे क, च, ट, त और प, इनके पांच पांच जो होते हैं, पांच पांच पांच, यही कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या इसमें जो ये पा वाला वर्ग है, देखो पा वाले वर्ग में पा, फा, ब, भा और मा, यही तो स्पर्शी व्यंजन है। तो इसमें बा आ गया ना, तो बा क्या कहलाएगा? ये भी एक स्पर्शी व्यंजन ही तो है, ये भी एक स्पर्शी व्यंजन ही है ना। तो ये एक स्पर्शी व्यंजन मिल गया। तो बा को क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। और वा को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। तो क्लियर हो गया ना, वा का ध्वनि का उच्चारण अंतस्थ होता। अंतस्थ मतलब जो अंदर ही रह जाए। ये जो या, रा, ला, वा है, ये सबको बोलने में देखो ये अंदर ही रह जाते हैं, बाहर निकलने की कोशिश कम करते हैं। या, र, ला, व। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए, ध्यान से देखते रहिए और नोट करते रहिएगा। आप साथ में साथ देखते रहिए और नोट करते रहिए। ये फ्री क्लास जरूर आपके लिए है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छा मटेरियल साबित होने वाला है, जो आपको यूट्यूब की दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही कम चांस है कि मिलेगा। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हिंदी में उच्छित व्यंजन का चयन कीजिए। उच्छित व्यंजन क्या होते हैं? या उच्छित व्यंजन, या इसी को कहते हैं ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन ये होते क्या है? क्या जो ये डा होता है और ढा होता है, इसी का उठा दो, इसी को बिंदी लगा करके दो, नीचे बिंदु लगा करके उठा दो, तो ये क्या कहलाते हैं? दोनों उच्छित व्यंजन। ढा और ढा कहलाने लगते हैं। डा और ढा क्या कहलाने लगते हैं? ढा और ढा। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? उच्छित व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन कहलाने लगते हैं। इज दैट क्लियर? ये कभी भी किसी शब्द के पहले नहीं लगते हैं, बाद में लग सकते हैं, लेकिन किसी शब्द की शुरुआत में दोनों नहीं लगते हैं। तो यही पूछा गया, उच्छित व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? ढा और ढा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दिया है, ढा वर्ण का जो डा वर्ग है, ढा वर्ग का और उस वर्ग के स्थान पर कौन सा है? कह रहा है ढा कौन से वर्ग का है और बताइए किस स्थान पर है। समझिएगा इसको, क्वेश्चन टफ नहीं है, केवल आपके समझने का फर्क है। का वर्ग होता है, कचट तप याद रख लो, का, च, ट, ता और प, कचट तप। कचट तक में का के बाद खा, गा, घा। ध्यान से देखते चलो, जो मैं लिख रहा हूं जरूरत है इसका तब लिख रहा हूं। का, खा, गा, गा, ng, च, छ, ज, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, और उसके नीचे या, रा, ला, व, उसके नीचे शा, शा,
चा, हा, और लास्ट में छ, त्र, ज्ञा और श्रा। अब इसको समझ लीजिए, पूरा व्यंजन इसी इतने में समाहित होने वाला है। ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी, पहले उसी को देख लेते हैं। कह रहा है कि ढा किस वर्ग का है? किस वर्ग का है? का वर्ग का है, या चा वर्ग का है, या टा वर्ग का है, या ता वर्ग का, या पा वर्ग का? तो ढा कहां आ रहा है? इस जगह पे आया, तो ये कौन सा वर्ग गया? टा वर्ग का है। पहले तो क्लियर हो गया इसका वर्ग क्या है। करेक्ट आंसर टा वर्ग है। अब टा वर्ग दो जगहों पर दिया है, तो ये कह रहा है टा वर्ग का कौन सा वर्ण है? ये पहला वर्ण कहलाता है, ये दूसरा वर्ण कहलाता है, और ये तीसरा वर्ण कहलाता है, ये चौथा वर्ण कहलाता है, और ये पांचवा वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो बताइए ये किस नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे ना। तो कहोगे टा वर्ग का चौथा अक्षर ढा होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। इस प्रकार से किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछ ले का वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है? घा। का वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? गा। ओके, अब इनके बारे में समझिए। जो ये यहां तक पढ़े थे इसको इतना पूरा, ये व्यंजन यही स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, और आप जान भी गए हो इनको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन, 25 व्यंजन को। ये जो पांचवा अक्षर है इस वर्ग का, ये इतने डा, इया, डा, ना, मा, इन्हें कहते हैं नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन। क्यों इनको नासिक व्यंजन कहा जाता है? क्योंकि ये व्यंजन नाक से भी बोले जाते हैं। बोलो ड़ा, इया, इया नाक से बोल रहे हो, और इनके स्थान पर कहीं कहीं पर अनुस्वार का भी यूज होता है। ठीक है, इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ये चारों क्या कहलाते हैं? ये चारों कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये चारों क्या कहलाते हैं? शा, शा, शाह। इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी भी सही है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इसी में देखिएगा, जो ये चारों हैं या, रा, ला, वा, इसमें जो या और वा है, इसमें जो या एक वर्ण है और एक वा है, इन दोनों को क्या कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन। पिछली क्लास में बता दिया हूं क्यों कहते हैं, उसको भी उसमें बताया हूं कि ये जो या है इसको स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं, वा को भी स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं इनको। वही जो इसमें रा यूज किया गया है, रा को कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। ला को कहते हैं, ला जो है इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात हो रही ला की, तो ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। और दूसरा है रा, रा को क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, जो भी आ जाए ऑप्शन में, दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे ये जो चा वर्ग के जितने अक्षर हैं, चा वर्ग के अक्षर, ये क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब देखिए चार जो संयुक्त अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं? एक ये छा है। छा कैसे बनता है? का में हलंत और चा से बनता है, छा। क्योंकि इस इंग्लिश में इसको क्या लिखते हो? के एस एच ए। के से क्या हो गया? का, एस एच ए से छा।
सा हो गया ना, ऐसे ऐसे सा हो गया तो छा बन गया। ऐसे त्रा, त्रा को इंग्लिश में लिखते हो TRA, तो टी से क्या हो गया ता, ए लगा होता पूरा ता होता, ए लगा ही नहीं, और आर ए से रा। ऐसे ही इसको भी जा और या, क्या सरा को क्या कहते हैं, शा और रा। पहला वाला अक्षर आधा होता है, दूसरा वाला अक्षर पूरा होता है, ये बात याद रहे। इसका इंग्लिश कन्वर्जन करने के बाद आप क्लियर कर ले जाओगे ये कैसे बना है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये पूछा जाता है कि ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए कि इस छा का क्रम कहां पर आएगा, छा किस जगह पर व्यवस्थित किया जाएगा जब आपको वर्णों को क्रम से लगाने देता है। जैसे ए, जब आप मोबाइल नंबर में कॉन्टेक्ट नंबर देखते हैं तो ए वाले के बाद लिस्ट के बाद बी वाला स्टार्ट होता है ना, ऐसे ही इसका प्लेस वैल्यू कब आएगा किसके बाद, तो जहां पर का वाले नंबर दिए रहेंगे उसके जस्ट बाद यहां पर आ जाएगा इसका स्थान छा। तो का के जस्ट बाद किसका आएगा छा, क्यों, क्योंकि का में देखो का के बाद शा लग गया ना, छा कैसे बनता है, का के बाद सा लगा है, तो का वर्ण से ही स्टार्टिंग है, भले वो सा तक गया है। तो यही करते हो, के बाद ए जितने नंबर होते हैं पहले उन्हीं का लिस्ट रखते हो, फिर के बाद आई वाले रखा जाता है, तो पहले का है तो का वाला ही रखा जाएगा। तो का के साथ ये भी तो का इसके साथ भी छिपा हुआ है। तो अगर कोई प्रश्न ये आ जाए छा का वर्णक्रम क्या है, तो वर्णक्रम छा का के बाद है। ऐसे आ जाए ज्ञा का वर्णक्रम क्या है, तो ज्ञा का वर्णक्रम जा के बाद यहां पर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आ जाए त्रा का वर्णक्रम क्या है, तो ता के बाद पड़ेगा यहां त्रा। अगर प्रश्न आ जाए स्रा का वर्णक्रम क्या है, तो सा के बाद यहां पड़ेगा स्रा, ठीक है। ये बात भी आपको तैयार होना चाहिए। तो एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है। जिनके उच्चारण में केवल श्वास का यूज होता है अब उसको क्या कहते हैं, याद रखना। जिनके उच्चारण में सांस भी लगे और कंपन भी हो उन्हें कहते हैं सघोष। सांस के साथ साथ क्या हो, कंपन होने सघोष कहते हैं। अघोष क्या होता है, जिनमें केवल सांस लगे और उसमें कंपन ना हो उसे क्या कहते हैं, अघोष। अल्पप्राण और महाप्राण देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण क्या है, जिनको बोलने में कम प्राण लगे, प्राण मतलब ऊर्जा लगे, या ऊर्जा का मतलब हवा मुंह से कम निकले, वायु, कम वायु लगे, और जिनको बोलने में ज्यादा प्राण निकले या वायु तो उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण। क्लियर हुआ। अभी मैं समझाता हूं ये अल्पप्राण महाप्राण सघोष और अघोष है क्या। चलिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं क्या है ये। एक देखा आपने सघोष और एक देखा अघोष, सघोष और अघोष, ये दोनों किस आधार पर डिवाइड किए गए हैं, तो सांस के आधार पर, श्वास के आधार पर या सांस के आधार पर डिवाइड किए गए हैं सघोष और अघोष। तो देखिएगा सघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। अघोष मैंने बता दिया, अघोष उन्हें कहेंगे जिनमें केवल सांस की जरूरत हो और सघोष को बोलने में कंपन होगा, गले में क्या होगा, कंपन होगा। अब याद करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं जो उसी तरीके से आपको याद कर लेना है। छोटा आ, छोटा आ जरा आप सोचिए ये कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे आता है पहले पे ना। तो किसी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है जैसे का और खा क्या कहलाएगा, अघोष, और जो तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर होगा फिर वो क्या कहलाएगा, सघोष। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, सघोष में जितने स्वर होते हैं
वो सब इसी में शामिल होते हैं। अघोष आपको लग रहा है आ लगने के बाद ये उल्टा हो जा रहा है ना, आ लगने के बाद उल्टा लिख दिया गया कि नहीं। किसी भी शब्द में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें आ लगा दो तो उल्टा विलोम बन जाता है। और उल्टा सीधा लिखने में किसको कहते हो, कि पहले ये वाला सा लगाएं, कि पहले ये वाला सा लगाएं, या पहले ये वाला सा लगाएं, इन्हीं को करते हो। ठीक है। और हा इसके साथ आप जानते हो सा 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 और हा को उस व्यंजन कहते हैं। हा लेकिन एक चालाक व्यक्ति है। हा क्या कहता है, हा कहता है कभी हम गलत लोगों के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। तो हा को इसमें नहीं रखते हैं। अच्छे लोग कौन है, ये तो विलोम है, अच्छा लोग ये है ना, तो हा कहां चला आता है, इधर। एक बात और याद रहे, जो अंतस्थ व्यंजन है और जो उष्म व्यंजन है कभी एक साथ वो नहीं रहते हैं, हमेशा वो अलग अलग रहते हैं। जहां पर उष्म व्यंजन होगा वहां अंतस्थ व्यंजन जो यारा लावा है वो कभी नहीं होंगे, और जहां पर यारा लावा होंगे वहां पर कभी उष्म व्यंजन सा सा नहीं आएंगे। तो अगर सा सा इधर है तो यारा लावा किधर हो जाएंगे, इस साइड, या रा ला वा। इज दैट क्लियर कि सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है, स्वर आता है, हा आता है, यारा लावा आता है, और अघोष में पहला और दूसरा शा शा हा आता है। पहला और दूसरा का मतलब क्लियर हो गया, का और खा, चा और छा। ठीक है। इस प्रकार से जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है। इज दैट क्लियर। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और आया था, अल्प प्राण और महाप्राण। तो वायु के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर जब पूछा जाएगा तो दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, दोनों को समझ लीजिए अच्छे से। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, जिसमें ज्यादा हवा निकले मुंह से बोलने में वो सब महाप्राण है, और जिसमें कम हवा निकले वो सब अल्प प्राण है। कहोगे सर ऐसे नहीं याद हुआ, कुछ और बता दीजिए। तो देखिए महाप्राण को याद कर लो, महान लोगों का प्राण है। और महान लोगों का प्राण किसका होता है, हमारा या देवी देवताओं का, देवी देवताओं का होता है ना। और देवी देवता आपके साथ कितने घंटे रहते हैं, 24 घंटे। तो किसी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण। जो बच गए पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, ये क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा। महाप्राण देखो, देवी देवताओं का नाम आता है, महान लोगों का नाम आता है, तो महाप्राण में सा को रखें या यारा लावा को रखें। अब सोचो, महान लोगों का प्राण का नाम लोगे तो उसमें सा आएगा, यारा लावा आएगा। कहोगे सर जब हम लोग ऋषि लिखते हैं तो ऋषि ऐसे लिखते हैं, उसमें क्या आया, शा आया ना। तो सारे सा किधर रहते हैं, महाप्राण की तरफ रहते हैं। ठीक है, याद करने का एक तरीका है ये सब, सा। और हा किसके साथ रहता है हमेशा, बहुत अच्छे जो लोग होते हैं उनके साथ। तो इस बार हा भी कहां चला आएगा, इधर ही। अब देखो इसमें अल्प प्राण में क्या आएंगे, कभी भी सा के साथ यारा लावा नहीं रहेंगे, तो अंतस व्यंजन इधर हो गए। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो जरा प्रैक्टिकली देखो, महाप्राण जैसे दूसरा वर्ड कोई बोलो, का वर्ग का दूसरा वर्ड क्या होगा, खा। खा ज्यादा हवा निकला मुंह से, वहीं का बोलो, का कम निकला। तो जिसमें कम वायु निकल रहा है वो अल्पप्राण, जिसमें ज्यादा वायु निकल रहा है महाप्राण। जैसे छा, ज्यादा हवा निकला ना, चा नहीं निकला, तो चा क्या हो जाएगा, अल्पप्राण, और छा क्या हो जाएगा, महाप्राण। सा बोलो, शा हवा ज्यादा निकला, या बोलो, या नहीं निकला, स्वर भी इधर ही हो जाएंगे। अब आपको अल्पप्राण महाप्राण ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो पूछा है जिन वर्णों का उच्चारण करने में केवल सांस का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। चलो अब आगे देख लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कौन सा व्यंजन अघोष है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को लाइक ना किए हो तो कर दीजिए, क्योंकि क्लास बहुत बेहतरीन हो रही है, ये आपको भी पता होगा। ऐसे ही मैं सारे क्लास लेकर के आऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा, बस आप लोग
ज्यादा से ज्यादा इसको देखो और अच्छा लगे तो और भी जो आवश्यक स्टूडेंट्स हो जिनको जरूरत हो, चाहे वो यूपीपी वाले हों, चाहे वो यूपीएसआई वाले हों, चाहे वह कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, वो सबके लिए है। इससे ज्यादा हिंदी और कहीं नहीं पूछी जाती है। इस वर्दी बैच से आपको वर्दी तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वह किसी भी चीज की वर्दी हो। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पूछा गया है अघोष व्यंजन कौन सा है। अघोष कौन से होते हैं? आप जानते हो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। तो जरा देखिए ये क्या है, दूसरा अक्षर ही तो है, ये तीसरा अक्षर है। ये क्या है, चा छा जा, ये भी तीसरा अक्षर है। उसके बाद का खा गा घा, ये चौथा अक्षर है, इसी वर्ग का चौथा अक्षर है ना। तो पूछा है कौन सा अघोष है, तो अघोष कौन सा हो जाएगा, दूसरा अक्षर खा ही तो हुआ। इस प्रकार से क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अगला देखिए, इनमें से कौन से अघोष व्यंजन हैं? अघोष व्यंजन कह रहा है कौन कौन से हैं, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कौन से अघोष व्यंजन हैं। चलो देखते हैं। अघोष का रूल हमको याद है कि पहला और दूसरा अक्षर ही अघोष होता है। अघोष देखो, जैसे घा किस पे आता है, चौथे नंबर पर आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, केवल पहला दूसरा होता है। दूसरे पे आ जाओ, ठा, ठा तो दूसरे पे आ रहा है, टा ठा, ठीक। और ता किस पे आ गया, पहले पर, ता था, ता पहले पे आता है और ठा किस पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ये देखो जा दिया है, चा छा जा, जा तो तीसरे स्थान पे आता है ना, गलत हो गया, ये भी तीसरे स्थान पे आता है। तो आपको पता चल गया कि अघोष में केवल पहले और दूसरे स्थान पर जो आते हैं वही होंगे बस। तो इस प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाऊंगा। ये तो अभी शुरुआत है। देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगला दिया है का वर्ग में घोष व्यंजन कितने होते हैं। का वर्ग में कितने घोष व्यंजन हैं, संख्या बताइए, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। लिख लीजिए, का खा गा घा, का वर्ग का खा गा घा और अंगा। अब इसमें पूछा है घोष व्यंजन कौन से हैं, घोष कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये एक घोष हो गया, ये एक घोष हो गया, ये घोष हो गया, ठीक है। तो यही पूछा है का वर्ग में घोष व्यंजन कितने हैं, तो कितने मिल गए, तीन मिल गए ना। तो करेक्ट आंसर बिना देखे ही आप बता दो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, तीन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा बच्चा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। असत्य शब्द जरूर देखना, पेपर में इस तरीके से गुमराह करते हैं। व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें को सघोष कहते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे को अघोष कहते हैं। समस्त स्वर घोष होते हैं, मतलब सघोष, घोष का मतलब सघोष, और सभी विसर्ग अघोष होते हैं। ये थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, ये होना चाहिए सभी विसर्ग अघोष होते हैं। पहले ऑप्शन को देखो, पहला ऑप्शन दे रहा है कि जो दूसरा है, चौथा है और पांचवा है, ये सब क्या होते हैं, सघोष, इन्हीं को तो सघोष कहते हैं। दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा दिया है ना, तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर को ही तो सघोष कहा जाता है ना, बताए थे। छोटा आ का स्थान पहले अक्षर पर आता है, तो पहला और दूसरा अघोष और बाकी सारे सघोष। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सघोष। ये तो ऑप्शन सही है, सत्य है। और पूछा क्या है, कौन सा असत्य है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा और पहला अघोष किसे कहते हैं, पहले और दूसरे वर्ग जिसमें आए ना, ये भी सही है बिल्कुल। अगला क्या है, समस्त स्वर घोष होते हैं, जितने स्वर होते हैं ये सब घोष होते हैं ना, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सत्य है, सभी विसर्ग अघोष होते हैं, ये गलत दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिन वर्गों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जिनका उच्चारण किया जाता है और मुख से ज्यादा हवा निकलती है, जैसे चा, छा, छा बोलने में ज्यादा निकला ना, तो हमने बताया था वायु के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण जिसमें कम वायु निकले, महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु निकले। तो आप बताइए जिसमें ज्यादा वायु निकलेगा क्या कहलाएगा,
महाप्राण कहलाएगा। तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हम बोले देवी देवताओं का नाम, देवी देवता आपके साथ कितने घंटे रहते हैं? 24 घंटे। तो दूसरा और चौथा अक्षर आएगा। महान लोगों का नाम लिखने में सा का यूज होता है, तो ये सारे सा इसमें आ जाएंगे और हा इन्हीं के साथ रहेगा, महान लोगों के साथ ही। ठीक है। वहीं अल्पप्राण जानते हो आप, अल्पप्राण क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हो जाएगा। वैसे इसके साथ में या, रा, ला और वा भी रहता है। नासिक के व्यंजन क्या होते हैं? पांचवें अक्षर सारे होते हैं। काखा गागा अंगा हो जाएगा, अंगा। चाचा जाजा इया हो जाएगा। टाठा डाढ़ा अड़ा हो जाएगा। ताथा दाधा ना हो जाएगा। पापा बाबा माँ हो जाएगा। तो ये पांचों क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? बहुत अच्छे से अयोगवाह आपने देख भी लिया है पीछे कि अयोगवाह किन्हें कहते हैं? दो को कहते हैं। एक ढा को, जब ऐसे बिंदी लग जाए